नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो भी वनडे एग्जाम होता है उसमें मिसलेनियस सेक्शन से बायोस्फीयर रिजर्व से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। स्पेशल एसएससी के एग्जाम्स में तो यहाँ से एक सवाल पूछा जा रहा है विविध से। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस रहेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैंपियन लीग, जो कि हर महीने 23, 24 और 30 तारीख को मॉक टेस्ट के रूप में कंडक्ट होती है, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस महीने 23 नवंबर को स्टेज फर्स्ट, 24 नवंबर को स्टेज सेकंड और फिनाले होने वाला है 30 नवंबर को। और यहाँ पर बात करूँ 23 नवंबर की, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग और जीएस सेक्शन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर आपके स्टेज सेकंड जो होगा 24 नवंबर को, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे क्वांट और इंग्लिश के। और फिनाले में ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड है, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, क्वांट है। तो इसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ लाइव प्रैक्टिस में यहाँ पर जो भी एग्जाम होगा उसमें अच्छा स्कोर करेगा तो उनको मिलेगा अमेजन वाउचर। यदि टॉपर्स में बहुत से स्टूडेंट का इक्वल स्कोर हो जाता है तो उस केस में जो सबसे कम समय में पेपर खत्म करेगा उनको ये अमेजन वाउचर मिलने वाले हैं, जिसमें ग्रुप स्टेज फर्स्ट में प्रथम रैंक वाले को 5,000 और ग्रुप स्टेज में रैंक द्वितीय और तृतीय को 2500, इसी प्रकार ग्रुप स्टेज में चौथी और पांचवी रैंक लाने वाले को 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर है। फिनाले रैंक में प्रथम रैंक 10,000 है, सेकेंड और थर्ड में 5,000 और फोर्थ और फिफ्थ रैंक वाले को 2,000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। तो बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बात करें बायोस्फीयर की, तो ये जो शब्द है बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, इसका जो सबसे पहले 1875 में प्रयोग किया था भूविज्ञानी एडवर्ड सूस के द्वारा, सबसे पहले बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग 1875 में किया गया था। अब देखिए बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो जैव मंडल या जीव मंडल हो गया। तो पृथ्वी के चारों ओर, जो सतह के चारों ओर एक आवरण रहता है, जो वातावरण है, जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी जीवन संभव होता है। तो मैं कहूँ कि पृथ्वी के सभी जीवित जीव हो गया पर्यावरण, जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है। तो पृथ्वी पर जो भी जंतु है, जीव है, अपन मनुष्य हो गया, तो अपन जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो जीव जंतु हैं उनके साथ किस प्रकार से पारस्परिक क्रिया करके संतुलन बनाए रखते हैं, वो सभी जैव मंडल हो जाएगा। और जैव मंडल में जैविक और अजैविक दोनों घटक सम्मिलित रहते हैं। जैविक घटक में तो आपके वनस्पति, पशु पक्षी हो गए, मानव प्राणी हो गया, और अजैविक में जो जलवायु है, चट्टान, जो भी प्रकृति के हैं, वो दोनों ही इसमें सम्मिलित रहना है। तो मानव जीव को या फिर जीव जंतु जितने भी हैं, प्राणी हैं, उनको प्रकृति के साथ किस प्रकार सामंजस्य रखना है, किस प्रकार आपसी पारस्परिक संबंध बनाए रखना है, तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर रिजर्व है तो इनका संरक्षण करना, जो भी ये जैव विविधता बनाए रखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वो क्षेत्र होता है जिसमें जैव विविधता बनाए रखने वाले जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव है, मानव प्राणी है, वो प्राकृतिक परिवेश में उनको संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। तो इन सभी का संरक्षण, जो जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने का ये प्रयास किया जाता है संरक्षण में। और यूनेस्को ने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देते हैं। तो जैव विविधता का यहाँ पर संरक्षण करना ही बायोस्फीयर रिजर्व का लक्ष्य हो जाएगा। अब देखिए जैव मंडल संरक्षण है, ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो जितने जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनका ही संरक्षण किया जाएगा। तो बायोस्फीयर में जो जीव जंतु है, वनस्पति है, इसके साथ साथ जो प्राणी है, मानव समुदाय है, उनका भी संरक्षण किया जाएगा जैव मंडल संरक्षण में। जैसे कि आपके राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य हो जाते हैं, तो उसमें संरक्षण किसका किया जाता है, विशेष जीव जंतु का किया जाता है। लेकिन जैव मंडल में जो मानव समुदाय है उनका भी, जो जैविक अजैविक सभी घटकों का संरक्षण किया जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है एक या ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में तो जो भी जीव जंतु है, जितने भी आ जाएंगे जीव जंतु, उन सभी का संरक्षण किया जाएगा। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में एक से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आ सकते हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है बड़ी टर्म हो जाती है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की, तो ये इसमें समाहित हो जाते हैं। 5-4 राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, वन्य जीव अभयारण्य आ जाएंगे, उन सभी को मिला के किस प्रकार प्रकृति में उनका संरक्षण करना है, वो बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो 3 क्षेत्र कौन से हैं वो आप देख सकते हो।
तो सबसे आंतरिक क्षेत्र है ये कोर क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व का। इसके चारों ओर है ये बफर जोन हो जाएगा, बफर एरिया। फिर बफर एरिया के चारों ओर हो जाएगा ये ट्रांजिशन एरिया, संक्रमण क्षेत्र हो जाएगा। तो कोर क्षेत्र की बात करूँ तो ये सबसे सुरक्षित हो जाएगा, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा, जिसमें पर्यावरणीय दशाओं के पर्यवेक्षण और नियमित मॉनिटरिंग के अलावा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं रहती है। जो कोर एरिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी गतिविधि नहीं हो जाएगी। तो सबसे सुरक्षित जोन हो जाएगा कोर जोन। तो इसके चारों ओर है ये बफर जोन है, जहां पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है TRE। तो टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सकती है, एजुकेशन है, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सभी और कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हो घर भी है, तो मानवीय बस्तियां भी आ जाएगी, तो मानव का यहाँ पर वो जा सकते हैं। बाकी जो कोर एरिया है जहाँ पर किसी भी मानवीय गतिविधि की छूट नहीं है, बिल्कुल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बफर जोन की बात करें तो कोर एरिया के चारों और जो जैवमंडल का क्षेत्र रहता है, जिसका सीमांकन तो अच्छी तरह से हो जाता है, परंतु उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है वो पूर्णतः नियंत्रित एवं गैर विनाशकारी हो, वहाँ पर विध्वंस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पर अलाउ है नियम के अकॉर्डिंग, जैसे कि शोध कार्य हो गया, ट्रेनिंग दी जा रही हो, पर्यावरणीय शिक्षा है, प्रशिक्षण है और प्रबंधन, इन सभी के रिलेटेड यहाँ पर ये किया जाएगा किस जोन में, जो बफर एरिया है। बात करें जो लास्ट वाला आपके बफर एरिया में, और फिर बफर एरिया के चारों ओर कौन सा जोन हो जाएगा, ट्रांजिशन जोन हो जाएगा, यानी संक्रमण एरिया हो जाएगा। तो इस जोन की सीमा सुरक्षित नहीं होती है और इस क्षेत्र का मुख्य कार्य विकास का होता है। तो संक्रमण एरिया है, इसकी सीमा ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहती है, कोर एरिया की सबसे ज़्यादा, फिर बफर एरिया हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर मानवीय बस्तियाँ भी आ जाएगी, फसल भूमि प्रबंधन, जंगल, गहन मनोरंजन है, टूरिज्म वगैरह सारे इस संक्रमण जोन में अलाउ रहते हैं। तो आप देख सकते हो संक्रमण में ये बस्तियाँ आ गई, रिसर्च कर सकते हो, टूरिज्म आ गया, तो ये सभी संक्रमण जोन। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ क्षेत्र हो गए, 3 क्षेत्र। तो इसके रिगार्डिंग आपके ये सारे अब देख लेते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे इसके ऊपर, तो भूमिका हो गई, यानी बायोस्फीयर रिजर्व है क्या एक्चुअल में, वो आपको पता चल गया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे, फैक्ट हैं, वो देखने वाले हैं। तो मैं बात करूं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संरक्षण के क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले 1971 में यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जैव मंडल रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कार्यक्रम की शुरुआत मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत सबसे पहले 1971 में किनके द्वारा की गई, यूनेस्को के द्वारा की गई है। तो MAB का उद्देश्य क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, तो इसका उद्देश्य है प्रकृति का संरक्षण तो करना ही करना है, साथ साथ मानव और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध स्थापित करना है। मानव और प्रकृति के मध्य संतुलित संबंध स्थापित करते हुए प्रकृति का संरक्षण करना है, ये मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई है। इसके तहत बहुत से बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। भारत के टोटल अभी 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि विश्व नेटवर्क में, यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क में सम्मिलित हैं। मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, इसके तहत भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। 11 पहले थे, 12वां अभी नवंबर में ऐड हुआ है, तो ये सभी अपन देखेंगे। और बात करूं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व है ये IUCN की श्रेणी 5 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं संरक्षण संघ है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इनके कौन सी कैटेगरी में आता है, तो कैटेगरी 5 के अंतर्गत आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी IUCN का जो हेडक्वार्टर है, जो इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN के अलग अलग कैटेगरी है, 6 कैटेगरी रहती है। IUCN 1A के अंतर्गत स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व हो जाएगा। IUCN कैटेगरी 2 जो नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ये IUCN कैटेगरी 2 के अंतर्गत संरक्षित हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, नेशनल पार्क को आपको याद में रखना है। सेकंड, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से IUCN की कैटेगरी के अंदर संरक्षित है, तो IUCN 4 की कैटेगरी में आ जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, और 5 में ये जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व आ गया। अब देख लेते हैं विश्व का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना है वो 1979 में की गई थी, फर्स्ट जैव मंडल की स्थापना। और ये जो MAB है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत MAB प्रोग्राम में कुल अभी वर्तमान में 714 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अभी टोटल 714 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, जो कि 129 देशों में फैले हुए हैं। तो MAB प्रोग्राम में टोटल कितने बायोस्फीयर हैं, 714 हैं। और MAB प्रोग्राम में भारत के कितने हैं, 12।
और भारत के वैसे बात करें टोटल है कितने बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है कितने, तो भारत के टोटल 18 जैव मंडल रिजर्व है। इनमें से यूनेस्को ने एक तरीके से संरक्षित कर रखा है 12 को यूनेस्को ने मान्यता दी है, उनके जो भी नियम है मापदंड है उनके अकॉर्डिंग भारत के 12 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र वहां पर एमएबी की लिस्ट में है और 18 टोटल है जैव मंडल। पहले 11 थे, अभी पन्ना को ऐड किया तभी 12 हो गया। बहुत से स्टूडेंट को यदि पता नहीं तो अभी वर्तमान में भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गए। बात करें राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है ये 1986 में शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत जो भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 3 राज्यों में है, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन 3 राज्यों में है। और भारत में जो स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा जो यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम में भी फर्स्ट है और भारत में भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये प्रथम है। और भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो गया है, प्रथम तो नीलगिरी हो गया। सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करता है वो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व जो गुजरात में है, 12,454 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, सो कि सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण। तो अब देख लेते हैं अपन जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के वर्तमान में 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है जो अपन ऊपर कवर कर चुके हैं। तो एमएबी कार्यक्रम भारत के 12 हो गए। और 12 में यहाँ पर करंट अफेयर से यदि सवाल पूछा जाता है तो जो अभी लेटेस्ट बना है, पहले 11 थे तो 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी हाल ही में 2-3 नवंबर को बना था, जो कि 2 नवंबर 2020 में यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया 12वां। और ये आपकी अंतिम हो जाएगा 18 में से 12वां, जो 12 टोटल एमएबी लिस्ट में है उसमें 12वां ये है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और 11वां बायोस्फीयर रिजर्व, इससे पहले जो करंट अफेयर के सवाल आ रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व के तो वो 11 से पूछे जा रहे थे, जो कि 2018 में यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम में शामिल किया गया था। वो था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि सिक्किम में है और 12वां अभी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देख लेते हैं भारत के जो टोटल 18, भारत में तो टोटल 18 है, एमएबी लिस्ट में 12 है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन से, उसके बाद देखेंगे एमएबी के कौन से हैं। तो यहाँ पर शुरुआत के सभी 12 ये एमएबी में सम्मिलित हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, जो कि 3 राज्यों में स्थित है। कौन से 3 राज्य, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र हो जाएगा, जो कि सबसे पहले 1986 में स्थापित हुआ था, 1 अगस्त 1986 को। और इसके द्वारा जो कवर्ड एरिया है, जैसे कि मैंने बताया कच्छ का रण सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो उसका एरिया 12,000 से ऊपर था। लेकिन नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का जो कवर्ड एरिया है, आवर्त क्षेत्र है, वो 5,520 वर्ग किमी हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट प्रकार में आ जाएगा और यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। और यूनेस्को ने इसे 2012 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। तो विश्व धरोहर वाला अलग कंसेप्ट है, जो कि नीलगिरी को 2012 में किया था। और ये तो मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें 1 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकते हैं और नेशनल पार्क आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप देख सकते हो ये सभी प्रोटेक्टेड एरिया कवर करते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व में। जिसमें मैं बात करूं साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसमें शामिल थे, जो कि केरला में है। और मुखुर्ती नेशनल पार्क जो तमिलनाडु है वो भी नीलगिरी में आ जाएगा। बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक में है, ये भी इसमें सम्मिलित है। और मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो तमिलनाडु में है, ये भी नीलगिरी में। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में इसमें आ जाएगा। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी केरला में। और फिर सत्यम मंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व है, तो ये है आपकी तमिलनाडु में। तो ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क्स हैं इस नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बफर जोन में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से अक्सर सवाल आ जाता है, देखिए इसमें प्रमुख जीव कौन से हैं नीलगिरी वाले में, तो प्रमुख जीव इसमें नीलगिरी तहर है, शेर पूंछ मकाक है। तो इससे रिलेटेड ऐसा पूछा हुआ सवाल है कि जो शेर पूंछ मकाक है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। मैंने बताया नीलगिरी है, इसका प्रकार पश्चिमी घाट है, तो शेर पूंछ मकाक है ये भी पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो उत्तराखंड में, कहाँ पर है नंदा देवी, उत्तराखंड
उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में स्थापना हुई थी। और इस बायोस्फीयर में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। टोटल यहाँ पर आवर्त क्षेत्रफल की बात करें तो 5860 वर्ग किलोमीटर है। और इसे 2005 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। प्रमुख जीव इसमें हिम तेंदुआ है। तो ये हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि एमएबी लिस्ट में भी है, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में भी है। तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करूं मैं मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 1989 में स्थापित हुआ था। और ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क्स इसका कोर क्षेत्र हो जाएगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क्स इसमें आ जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। और ये टोटल 10,500 वर्ग किमी एरिया कवर करता है, जिसमें 21 द्वीप आ जाते हैं, समुद्र आ जाते हैं, यानी तो दक्षिण कन्याकुमारी और उत्तर रामेश्वरम के हिस्से हैं इसमें सम्मिलित रहते हैं। और ये खाड़ी भारत के मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। इसमें प्रमुख जीव हैं, उसमें डुगोंग और समुद्री गाय आ जाएगी। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देख लेते हैं नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी एमएबी लिस्ट में है, जो कि मेघालय में है नोक्रेक। तो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी स्थापना है 1988 में की गई थी, 820 वर्ग किमी क्षेत्र हो जाएगा। और ये नोक्रेक की बात करें तो गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की है, वो नोक्रेक की है। सवाल आ जाए गारो पहाड़ी जो मेघालय में रहती है, तो गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो नोक्रेक हो जाएगा। तो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में, जिसकी इसकी हाइट कितनी है नोक्रेक की? तो 1412 मीटर की ऊंचाई है। और नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तर पूर्व में तुरा रेंज पर स्थित जो मेघालय पठार है वहाँ का हिस्सा है। प्रमुख जीव है नोक्रेक का लाल पांडा। नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एमपी में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित 1999 में स्थापित हुआ था और 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, ये यूनेस्को के एमएबी लिस्ट में किया गया था। मध्य प्रदेश के ये हो गया मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका आवर्त क्षेत्रफल 4,926 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कौन से नेशनल पार्क्स आ जाएंगे? तो इसमें बोरी अभ्यारण्य है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा नेशनल पार्क इसमें सम्मिलित है। प्रमुख जीव में यहाँ पर बड़ी गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, जंगली सुअर, बाघ, तेंदुए इसमें सम्मिलित रहते हैं। पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, एमएबी लिस्ट में भी है। शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये भी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आ जाएगा यूनेस्को की। और शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में 1994 को स्थापित हुआ था। 5569 इनका एरिया कवर करता है ये। और ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित है, जिसमें एक तो ओरिएंटल क्षेत्र का महानदियान पूर्वी तटीय क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र का छोटा नागपुर प्रांत हो जाएगा। और इसमें जो शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, जिसमें प्रमुख जीव कौन से हैं? तो इसमें रॉयल बंगाल टाइगर है, जंगली हाथू है, गोर है, तो ये प्रमुख जीव हो जाएंगे। और बात करें, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, बाकी यहाँ से भी सवाल आ जाता है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है, मयूरभंज जिले में स्थित है। तो ये शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तथा हाथी, एक हाथी अभ्यारण्य है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देख लेते हैं अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 2 राज्यों में पड़ता है, एमपी और छत्तीसगढ़। और 2005 में स्थापित हुआ था। 3835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों में स्थित है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य का संरक्षित क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य का संरक्षित क्षेत्र। और ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। और मैंने बताया ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में इस रिजर्व का 68.1% हिस्सा है, बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में है। और रिजर्व के अन्य प्रमुख हिस्से हैं वो आपके अनूपपुर, जो अमरकंटक रहता है अनूपपुर जिले में, और जिसका 16.20% है, और डिंडोरी 15.70%, ये मध्य प्रदेश के हिस्से हो जाएंगे। और बाकी अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, इन दोनों राज्यों में पड़ता है। ये प्रमुख जीव इसमें तेंदुए, गोर, चीतल और 4 सींग वाला हिरण है। अगला बायोस्फीयर रिजर्व जो एमएबी लिस्ट में भी है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 1989 को स्थापित हुआ था, 6 जनवरी 1989 को। और
इसका जो क्षेत्रफल है वो 885 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाएंगे। तो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, ध्यान में रखना। और नेक्स्ट बात करें गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। और दोनों ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित रहते हैं। और इसे 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और प्रमुख जीव इसमें समुद्री मगरमच्छ हैं। अगला है आपकी अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरल और तमिलनाडु में, कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में स्थित है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। क्षेत्रफल 3500 वर्ग किलोमीटर है। और जिसमें देखिए ये दोनों राज्यों में है ना, तो केरल में इसका ये क्षेत्रफल है 1828 और 1672 है तमिलनाडु में। अगस्तमलाई जीव मंडल है रिजर्व 2016 में, ये 2016 में एमएबी यूनेस्को के एमएबी का हिस्सा बना है। प्रमुख जीव नीलगिरी तहर, एशियाई हाथी और बाघ है इसके प्रमुख जीव अगस्तमलाई के, एशियाई हाथी और नीलगिरी केर। और कणिकरण आदिवासी अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के मूल निवासी हैं। अगला देख लेते हैं सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बाकी एक सुंदरवन डेल्टा भी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करो तो पश्चिम बंगाल में स्थित, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 9630 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के कुछ हिस्से भी आ जाते हैं। प्रमुख जीव में सुंदरवन में प्रमुख जीव इंपोर्टेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा। और कोर एरिया, जिसमें 3 एरिया थे, इसमें कोर एरिया, इसमें सुंदरवन नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी नामित किया गया है। अब देख लेते हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में, जो 2018 में सम्मिलित किया गया था एमएबी लिस्ट में, तो ये भी एमएबी में सम्मिलित है। 11वां कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, सिक्किम में। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के एमएबी का हिस्सा बना है 27 जुलाई 2018 को। पूर्वी हिमालय प्रकार हो जाएगा। क्षेत्रफल 2931 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जीव इसमें हिम तेंदुए और लाल पांडा है कंचनजंगा में, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी 8586 मीटर की हाइट के साथ। अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जो टोटल मैंने बताया वर्ल्ड विश्व नेटवर्क में, जो बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क है उसमें एमएबी प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। उसमें ये जो टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है 18 में से, तो ये 12वां अंतिम जो 2020 में ऐड किया गया है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित रहता है, वो इस बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित है। और इसकी स्थापना वैसे 2011 में हुई है, एमएबी में अभी ऐड किया गया है नवंबर 2020 में। क्षेत्रफल 2998 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख जीव ये हैं, सांबर है, चीता, चिंकारा। और इसे 2020 नवंबर में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। 12वां हो गया। तो ये तो टोटल 12 हो गए जो एमएबी लिस्ट में हैं। और इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया टोटल 18 हैं। तो 18 में से यहाँ पर बात करूँ 13वां जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो असम में है और 1989 को स्थापित हुआ था। प्रमुख जीव सुनहरा लंगूर, लाल पांडा, मानस असम में। फिर मैं डिब्रू शेखोवा की बात करूं तो डिब्रू शेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये भी असम में है, 1997 को स्थापित हुआ था। प्रमुख जीव इसमें सुनहरा लंगूर है डिब्रू शेखोवा का। और इसमें डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के हिस्से सम्मिलित हैं। 765 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से ये भी एक है। डिब्रू शेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट में स्थित है, असम में है। जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 1998 में स्थापित हुआ था। 5111 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। और इसमें मोलिंग नेशनल पार्क, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य इस रिजर्व में सम्मिलित है। तो इसके भीतर हैं, बफर जोन में आ जाएंगे मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। अगला आपके बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व 12,454 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। 2008 में स्थापित हुआ था। प्रमुख जीव भारतीय जंगली गद्दा है। तो कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश का है, वेस्टर्न हिमालय रीजन में आता है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में 2009 को स्थापित हुआ था। एरिया कवर करता है 7,770 वर्ग किलोमीटर। और इसके अंतर्गत पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल राष्ट्रीय उद्यान, सरचू,
किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं जो कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख जीव हिम तेंदुआ हो जाएगा। अंतिम जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो शेष रह गया है वो कौन सा है, शेषचेलम बायोस्फीयर रिजर्व पहाड़ियाँ जो हैं इसकी, तो शेषचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, 2010 में स्थापित हुआ था शेषचलम, और इसका एरिया है 4755 वर्ग किलोमीटर। बाकी बात करें शेषचलम पहाड़ियों की, पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, तो ये कहाँ पर है, शेषचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो ये सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के थे उसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया है वो एमएबी की लिस्ट में है, तो ये एक बार ब्रीफली दोबारा देख लेते हैं। यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैव मंडल एमएबी है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसके लिस्ट के आधार पर भारत के 18 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में से 12 क्षेत्र ये विश्व नेटवर्क का भाग हो जाएंगे। जैव मंडल के विश्व नेटवर्क के एमएबी प्रोग्राम का हिस्सा 12 हैं, जो ऊपर अपन ने 12 कवर किए वो से हम एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ संक्षिप्त। तो 12 में आपके आ जाएंगे। तो सवाल आ सकता है कौन सा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से 12 हैं। उसमें नीलगिरी संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा जो तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है, नीलगिरी 2000 में बना था ये। मन्नार की खाड़ी भी एमएबी में है तमिलनाडु। सुंदरवन जैव मंडल रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ये भी एमएबी में है। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व जो उत्तराखंड में, नोकरेक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है। बात करें सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो ओडिशा में है। बड़ा निकोबार जैव मंडल, तो ये बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार जैव मंडल रिजर्व बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार में है। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट कंचनजंगा जो 2018 में सम्मिलित किया गया था एमएबी में, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी लेटेस्ट सम्मिलित किया गया 12वां बायोस्फीयर रिजर्व एमएबी की लिस्ट में 2020 में, वो मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी एमएबी में है, कंचनजंगा, पन्ना, अगस्तमलाई, अचान कमार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी से भी एमएबी में है। एक दो बार दोबारा आप देख लेंगे तो फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट आपके कवर हो गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, जो भारत में कितने हैं, एमएबी लिस्ट में कितने हैं। सबसे पहले ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़ा कौन सा है, इसके रिगार्डिंग भूमिका भी आपने कवर की है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क्स भी होते हैं, तो इसमें क्या फर्क रहता है बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह से। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या फर्क है। तो राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, इसमें किसी भी की अनुमति नहीं रहती है, जैसे कि आप मानवीय गतिविधि नहीं कर सकते हो, वहाँ टूरिज्म के लिए नहीं जा सकते हो। तो मुख्य अंतर की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान को किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि ये मैंने एरिया कवर किया कि मैंने कहा ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु आएंगे उन सभी का संरक्षण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पेशली एक हाथी का इसमें संरक्षण हो रहा है, बाघ का संरक्षण हो रहा है, बाकी सभी को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान की खासियत है कि इनका एक फिक्स एरिया हो जाएगा, कवर बाउंड्री हो जाएगी कि ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत आने वाले सभी जातियों का, जीव जंतु जानवर का संरक्षण किया जाएगा, हर प्रकार के जानवर का। बाकी मैं इसके सापेक्ष बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में किसी एक विशेष जाति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बाघ के लिए बना दिया जिसमें सिर्फ बाघ का संरक्षण किया जाएगा। तो ये इसका मुख्य अंतर हो गया। फिर मैं बात करूं राष्ट्रीय पार्क में मानव गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित है, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां अलाउ नहीं है नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप नियमानुसार अनुमति लेके काम कर सकते हो, वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से आप भेड़ बकरी का चराई नहीं कर सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो। अभ्यारण्य में शिकार भी निषेध है बिना अनुमति के, और चराई मवेशियों की आवाजाही अनुमति में हो जाती है, वहाँ पर भेड़ बकरियों की चराई आप करा सकते हो अनुमति से। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार का टूरिज्म अलाउ नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य में आप टूरिज्म कर सकते हो, टूरिज्म के उद्देश्य से वहाँ जा सकते हो। तो राष्ट्रीय उद्यान है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है सापेक्ष वन्य जीव अभ्यारण्य के। तो मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं बदल सकते, एक राष्ट्रीय उद्यान है वो डाउनग्रेड कैसे कर सकते हो आप। बाकी वन्य जीव अभ्यारण्य को आप अपग्रेड करके राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि एक और अंतर इसमें आ जाएगा, यदि आपकी जमीन पर राष्ट्रीय उद्यान बनता है तो सरकार पहले से ही आपकी जमीन है वो खरीद लेगा और उस पर आप नहीं रह सकते हो, पहले से ही जमीन सरकार अपने नाम कर लेगा। बाकी वन्य जीव अभ्यारण्य यदि आपकी जमीन पर बनता है तो जमीन आपकी ही रहेगी, वो जमीन आपकी रहेगी,
लेकिन वहाँ पर नियम लागू हो जाएंगे। जो वन्य जीव अभियान के नियम हैं उनको आपको पालना करना पड़ेगा, लेकिन ज़मीन आप वहाँ पर रह सकते हो, आपकी रहेगी। और राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप वहाँ पर नहीं रह सकते हो, ज़मीन भी सरकार ले लेगी और राष्ट्रीय उद्यान में टूर नहीं कर सकते हैं और इसको वन्य जीव अभियान में बदला नहीं जा सकता राष्ट्रीय उद्यान को। ये तो प्रमुख अंतर हो गए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का। बाकी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें मानव का भी संरक्षण किया जाता है, जैविक और अजैविक दोनों घटकों किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत से बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाते हैं, बहुत से राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, बहुत से वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाते हैं। तो उन सभी का संरक्षण किया जाएगा जिसमें मानव प्राणी का अंतर संबंध प्रकृति के साथ में किस प्रकार बैलेंस करके चलना है, वो सभी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट में फैक्ट देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मिसलेनियस से एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा पूछ रहा है आपकी बार। तो 4 बायोडाइवर्सिटी है हॉटस्पॉट, जो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, वो कौन से हैं आपको ध्यान में रखना है। हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है और सुंदरलैंड है। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के। सवाल आ जाता है कौन सा नहीं है, तो ये भी आपको याद में रखना है। लास्ट सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में है। ऊपर अपन कवर कर चुके हैं। ऑप्शन देखिए, केरल कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कौन से 2 राज्य में अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अपन ने बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो विविध से सवाल आते हैं एसएससी वगैरह वनडे एग्जाम्स में, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।